हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इथोलॉजी के बारे में। इथोलॉजी, जिसको हिंदी में व्यवहारिकी कहते हैं, व्यवहारिकी इसको हिंदी में हम जानते हैं। व्यवहारिकी के अंतर्गत हम स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी जो प्राणी होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करना इथोलॉजी में शामिल किया जाता है। और इथोलॉजी को एक पूरे सब्जेक्ट के रूप में, बायोलॉजी में एक ब्रांच के रूप में पढ़ा जाता है, समझा जाता है। इसमें डिफरेंट प्रकार के जो जीव होते हैं उनके व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि यहाँ चिंपांजी के आप व्यवहार को देख पा रहे हो कि ये किसी लेडी की नकल कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी, और उसके बाद में हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन इथोलॉजी, यानी वैज्ञानिकों का इथोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, या हम यूँ सिंपली ये कहें कि हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, इथोलॉजी की क्या इतिहास रहा है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल बिहेवियर, जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर का क्या महत्व होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड इथोलॉजी, साइकोलॉजी और इथोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी के हम सामान्य परिचय के बारे में समझते हैं। तो परिचय में सबसे पहले हम इस वर्ड को ही समझते हैं कि इथोलॉजी वास्तव में क्या होता है। द टर्म इथोलॉजी डराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। जो इथोलॉजी जो टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, और ग्रीक लैंग्वेज के जो शब्द हैं उसमें है इथोस एंड लोजिया, यानी इथोस एक ग्रीक वर्ड है और लोजिया एक ग्रीक वर्ड है। इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर और लोजिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी कैरेक्टर्स की स्टडी इथोलॉजी। सरल शब्दों में कैरेक्टर से आशय क्या हुआ कि हमें सामने से जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेशन जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनका अध्ययन। नेक्स्ट है इथोलॉजी टर्म गिवन बाय विलियम मोर्टन व्हीलर। विलियम मोर्टन व्हीलर द्वारा जो इथोलॉजी है उस टर्म का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया 1902 में इन साइंस का एक पब्लिकेशन था, उसमें उन्होंने ये शब्द इथोलॉजी है उसको पहली बार यूज़ किया। इथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन एनिमल बिहेवियर। इथोलॉजी जो होता है उसको हम सरल रूप से कहें तो यह एनिमल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है, उसको हम इथोलॉजी की संज्ञा देते हैं। या हम इसको हिंदी में समझें तो जंतु के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन व्यवहारिकी कहलाता है। अब एनिमल बिहेवियर में जो शब्द है बिहेवियर, उसका क्या मतलब होता है। बिहेवियर का मतलब होता है रेस्पॉन्सेस ऑफ एन एनिमल टू द एनवायरमेंट, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज और अदर स्पीसीज, यानी एक एनिमल का अपने पर्यावरण, समान अपनी ही जाति के सदस्य व दूसरी जाति के सदस्यों के प्रति जो रेस्पॉन्स किया जाता है, जो उसका जो फाइनली जो आउटपुट आता है उसको हम व्यवहार की संज्ञा देते हैं, उसको हम व्यवहार कहते हैं। स्टडीज ऑफ रेस्पॉन्सेस ऑफ एन एनिमल फ्रॉम ए गिवन स्टिमुलस, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो एक एनिमल को कुछ स्टिमुलस देने पर, यानी उद्दीपन देने पर जो वो रेस्पॉन्स करता है, और रेस्पॉन्स की जो स्टडी होती है वो उसका व्यवहार कहलाता है। और व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा। अगर हम व्यवहार को हम साइंटिफिकली स्टडी करें तो वो इथोलॉजी में शामिल किया जाता है। जनरली जो इथोलॉजी टर्म है और एनिमल बिहेवियर है वो समान रूप से प्रयोग किया जाता है, और ये दोनों अगर हम समान रूप से भी इनका यूज़ कर रहे हैं कि बिहेवियर जो इथोलॉजी है और एनिमल बिहेवियर है, इनको हम एक ही मान सकते हैं, क्योंकि एनिमल बिहेवियर का अध्ययन ही वास्तव में एक इथोलॉजी है। स्टडी ऑफ एनिमल्स प्रीफर इन नेचुरल कंडीशन। इसमें इथोलॉजी में जो भी एनिमल्स की जो स्टडी की जाती है वो उसकी नेचुरल कंडीशन में की जाती है। मीनिंग ये है कि उसको ऐसा वातावरण प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसका जो नेचुरल हैबिटाट होता है, जो जहाँ पर वो रहता है, उसी तरह का वो वातावरण लगता है। तो इथोलॉजी स्टडी में हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने ऑब्ज़र्व किया है। पहले वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, जो आज हम इनको जानते हैं। जैसे कि
डेवलपमेंट ऑफ नुप्चियल पैड ऑन 4 लेग इन अफ्रीकन टोड। अफ्रीकन टोड जिसका वैज्ञानिक नाम है जिनोपस लेविस, अफ्रीकन टोड में जो रिप्रोडक्टिव टाइम पर नुप्चियल पैड का डेवलपमेंट हो जाता है, जो आगे वाले जो पैर हैं वहाँ पर नुप्चियल पैड का, गद्दीदार पैड का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि उसको रिप्रोडक्शन में, ब्रीडिंग में, मैटिंग करते समय फीमेल को होल्ड करने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में ये जो फूला हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है ये नुप्चियल पैड है। ये वास्तव में यहाँ पर ये टोड तो नहीं है, लेकिन एक फ्रॉग में यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर एक इसके जो आगे वाले जो पैर हैं उसमें नुप्चियल पैड का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये व्यवहार में अध्ययन किया जाता है कि इस तरह के ब्रीडिंग टाइम में इस प्रकार का फ्रॉग जो है, मेंढक जो है, वो इस प्रकार के बिहेवियर शो करते हैं, टोड इस प्रकार के बिहेवियर शो करते हैं। फाइटिंग ऑफ मेल्स फॉर मेटिंग इन रेड डीर, जो हिरन है, लाल जो हिरन है, उसमें फीमेल से मेटिंग करने के लिए मेल्स में आपस में फाइटिंग होती है। जो मेल विजय होता है उसको मेटिंग का चांस मिलता है। डिफरेंट पोस्चर ऑफ बॉडी इन डिफरेंट कंडीशन इन ग्रे लेग गूस। ग्रे लेग गूस एक बर्ड है, इसका ये कॉमन नाम है। तो ग्रे लेग गूस जो बर्ड है उसमें डिफरेंट कंडीशन में उसके बॉडी के जो पोस्चर होते हैं, उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं, उसके बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि वो अगर तो अलग प्रकार के एक्सप्रेशन होगा, अगर वो डर की कंडीशन में होगा तो अलग प्रकार की कंडीशन में होगा। फाइटिंग ऑफ मेल्स फॉर मेटिंग इन एलिफेंट सील। एलिफेंट सील जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, एलिफेंट सील में मेल्स आपस में फीमेल से मेटिंग करने के लिए आपस में लड़ते हैं। जो विजयी होता है वो फीमेल एलिफेंट सील से मेटिंग करता है। डांसिंग बिहेवियर ऑफ पिकॉक, जो पिकॉक में डांसिंग बिहेवियर है और हनी बी में जो डांसिंग बिहेवियर है उसका स्टडी भी इथोलॉजी में ही किया जाता है। यानी हम इसको इथोलॉजी के एनिमल बिहेवियर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि ये व्यवहार कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्या बेनिफिट होता है। जैसे कि आप मेल, यहाँ पर ये जो पिकॉक जो है वो मेल है और मेल के द्वारा ये इस प्रकार का डांस किया जाता है। और हनी बी में भी आपने पढ़ा होगा कि राउंड डांस होता है और वेगल डांस होता है, तो उसके माध्यम से वो अपने मेंबर से कम्युनिकेट करती है, मैसेज प्रोवाइड करती है कि फूड का सोर्स कितना दूर है। जो पिकॉक है वो नेशनल बर्ड है हमारे भारत का। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में और समझते हैं हम। नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन द एनिमल बिहेवियर। ऐसे कारक जो एनिमल बिहेवियर यानी जंतु के, प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी जो पर्यावरणीय कारक होते हैं उसमें वाटर, पानी, हवा, ह्यूमिडिटी, फूड, टेम्परेचर और भी कई प्रकार के फैक्टर्स हो सकते हैं जो एनवायरनमेंट के हों। दूसरे प्रकार का जो कारक है उसको हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं, जैविक कारक होते हैं, जिसमें प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, यानी खुद की ही जाति, एक एनिमल्स के खुद की ही जाति के सदस्यों के प्रति और दूसरी जाति के सदस्यों के उपस्थिति, ये उनको बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। तो एनिमल्स के बिहेवियर को प्रभावित करने वाले ये दो मुख्य फैक्टर्स हैं। अब जो इथोलॉजी है उसको हम एक अलग ब्रांच के रूप में तो पढ़ते हैं, लेकिन ये ब्रांच जूलॉजी में कोई अलग से जुड़ी हुई नहीं है या अपने बायोलॉजी में कहीं से अलग से जुड़ी हुई नहीं है, ये दूसरी ब्रांच से ही जुड़ी हुई है। इथोलॉजी ब्रांच इज एसोसिएट विथ इकोलॉजी, यह इकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि इसमें जो एनिमल है उसको इकोलॉजी में वो रहता है, तो वहाँ पर इसकी स्टडी की जाती है। फिजियोलॉजी, उसकी बॉडी में जो भी कार्य की परिवर्तन होते हैं उसको भी समझते हैं। साइकोलॉजी, इंटरनली जो भी उसके इमोशंस जो चलते रहते हैं उसकी स्टडी भी हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं या इससे जुड़ी हुई ब्रांच है ये। जेनेटिक्स इसके जुड़ी हुई है और एंडोक्राइनोलॉजी भी इससे जुड़ी हुई ब्रांचेज हैं। बिहेवियर ऑफ एन एनिमल इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। बिहेवियर जो मुख्य रूप से दो प्रकार के सिस्टम के द्वारा प्रभावित होता है और वो है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। इथोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेबोरेटरी एंड फील्ड साइंस, यूजुअली फोकस ऑन नेचुरल कंडीशन। इथोलॉजी में जो एनिमल्स की जो स्टडी की जाती है वो मुख्य रूप से उसके मेन जो मुख्य रूप से उसका हैबिटाट होता है, जहाँ नेचुरल जो हैबिटाट है वहाँ पर उसकी स्टडी की जाती है, या फील्ड में जहाँ पर वो रह रहा है
वहाँ पर इसकी स्टडी की जाती है। अब वो स्टडी फील्ड में या तो फॉरेस्ट हो सकता है, आप उसको चाहे नेशनल पार्क कह सकते हैं, सेंचुरीज कह सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कह सकते हैं, लेकिन अगर हम लेबोरेटरी वर्ड यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो उसको वही नेचुरल कंडीशन उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि नेचुरल हैबिटाट में है। अगर आप उसको लेबोरेटरी में स्टडी करना चाहते हैं तो उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप यूज़ कर सकते हैं कि लेबोरेटरी वर्ड भी इथोलॉजी में आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली इसमें हम जो फील्ड होता है उसका नेचुरल हैबिटाट होता है, उसी में स्टडी की जाती है। साइंटिस्ट वो स्टडीज़ ऑफ एन एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजिस्ट। वैज्ञानिक जो कि एनिमल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं उनको हम इथोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। इथोलॉजिस्ट आर ऑब्जर्व ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटाट। जो इथोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल के बिहेवियर का अध्ययन उसके नेचुरल हैबिटाट में करते हैं, और वो नेचुरल हैबिटाट हो सकते हैं जैसे कि फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, रिजर्व एरिया हो सकता है, जैसे सेंचुरीज हो सकता है। कैसे ऑब्जर्व करते हैं? बाय यूजिंग कैमरा, बाइनोकुलर एंड स्टॉप वॉच, और भी कई प्रकार के जो उपकरण हैं जो फील्ड में आराम से आप काम में ले सकते हैं। तो इनके आप डायरेक्ट भी उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैमरा यूज़ करके, बाइनोकुलर भी यूज़ करके, और स्टॉप वॉच आपको कुछ मेजरिंग करना है, समय की साथ में उसका बिहेवियर नोट करना है तो स्टॉप वॉच की भी आपको आवश्यकता पड़ती है। यानी उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको नेचुरल हैबिटाट में ही आपको स्टडी करनी है, और वो इथोलॉजिस्ट करते हैं। फ्रॉम एंड्स टू एलिफेंट, जो स्टडी की जाती है एनिमल्स की वो एंड्स टू एलिफेंट हो सकती है। मीनिंग ये है कि आप एक छोटे से बड़े एनिमल का अध्ययन कर सकते हैं। वीवल टू व्हेल्स, एक चूहे जितना छोटा जानवर से आप एक बड़े व्हेल जो सबसे बड़ा एनिमल है इस धरती पर, व्हेल, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। या आप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहें तो प्रोटोजोआ टू प्राइमेट्स, प्रोटोजोआ से प्राइमेट्स तक आप स्टडी कर सकते हैं एनिमल बिहेवियर का। यानी कोई बाध्यता नहीं है कि आप कोई किसी भी प्रकार के एनिमल्स का आप अध्ययन कर सकते हैं बिहेवियर से। अब हम समझते हैं बिहेवियर इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बिहेवियर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से जितने भी एनिमल्स हैं उनके द्वारा दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें पहला जो बिहेवियर है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड बिहेवियर, यानी वो अर्जित किया हुआ व्यवहार होता है, और वो अर्जित किया हुआ व्यवहार शो होता है, बिहेवियर वो शो किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो बिहेवियर होता है उसको हम कहते हैं इननेट, और हम इसको कह सकते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। सबसे पहले एक्वायर्ड बिहेवियर में वो ऐसा बिहेवियर जिसको हम अपने जीवन काल में सीखते हैं और उसके बाद में हम उसको प्रदर्शित करते हैं, वो व्यवहार एक्वायर्ड बिहेवियर होता है, क्योंकि हमने उसको एक्वायर किया है, अपने जीवन काल में उसको हमने सीखा है। जैसे कि राइडिंग ऑफ ए बाइक, जैसे कि एक बाइक का आपको चलाना, रीडिंग करना, पढ़ना, वो चाहे आप इंग्लिश में हो सकता है, लैटिन में, जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको आप चलाना है। डॉग लर्निंग ट्रिक्स, जैसे कुत्ते को हम कई प्रकार के ट्रिक्स सिखाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का हम वो बिहेवियर शुरू में हमें उसको सिखाना पड़ता है और उसके बाद में वो खुद शो किया जाता है। तो ये एक्वायर्ड, उसके द्वारा जीवन काल में उसको जन्मजात नहीं था वो व्यवहार, उसने वो अपने जीवन काल में सीखा है और उसके बाद में वो प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसा बिहेवियर उसका एक्वायर्ड बिहेवियर कहलाता है। जैसे कि आप एक गाड़ी का चलाना, कुत्ते को हम कई प्रकार के ट्रिक्स सिखाते हैं। दूसरे प्रकार का जो व्यवहार होता है वो इन्नेट, और जिसको हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं, वो एक्चुअली जन्मजात होता है, यानी उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने पहले से ही उसमें जो ऐसी जीन्स होती है जो उस व्यवहार को उसको प्रदर्शित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में वेब मेकिंग इन स्पाइडर्स, जैसे मकड़ियों का जाल बनाना, वो जन्मजात होता है। नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स, जो चिड़ियाँ होती हैं उनमें नेस्ट का बनाना। फाइटिंग अमोंग मेल स्टिकलबैक फिश, स्टिकलबैक जो फिश होती है उसका मेल अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करके रखता है, जब भी कोई दूसरा सदस्य वहाँ पर आता है तो उसको बाद साथ में वो फाइट करता है। तो ये जो व्यवहार उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ये उसका जन्मजात बिहेवियर होता है। कोकून स्पिनिंग इन इंसेक्ट सच एज मॉथ्स, बटरफ्लाई, उनमें जो लार्वा होता है वो अपने चारों तरफ, ये जैसे यहाँ पर ये लार्वा है, तो ये लार्वा अपने चारों तरफ हेड के पोर्शन से जैसे कुछ प्रकार के पदार्थ निकल के अपने चारों तरफ घेर कर कोकून का निर्माण कर लेता है। तो ये जो कोकून का जो निर्माण होना है किस प्रकार की साइज़ का होगा, कैसा होगा, ये भी उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जन्मजात होता है। जैसे आप बर्ड्स में आपने
बया वीवर को देखा होगा, बया वीवर बर्ड जो होती है उसको उसने नेस्ट बनाते हुए आपने देखा होगा, स्पाइडर में आपने उसके वेब देखा ही होगा, उसका जाल देखा ही होगा। तो ये 2 प्रकार का बिहेवियर होता है। तो ऑल ओवर हम बात करें तो बिहेवियर वास्तव में किसी एनिमल्स के द्वारा किया जाने वाला जो व्यवहार है वही सिंपली व्यवहार होता है, ये जिसको हम इथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अब हम समझते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन इथोलॉजी। इथोलॉजी में वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है, यानी हम इसमें अब तक के क्या क्या इथोलॉजी में क्या क्या हुआ है उसके बारे में एक संक्षिप्त जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वही हम समझेंगे। सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन वाज द फर्स्ट इथोलॉजिस्ट एंड रोट ए बुक। ये फर्स्ट इथोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी, द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स इन 1872। 1872 में उन्होंने एक बुक लिखी और ये बुक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इससे बहुत सारे जो बाद में इथोलॉजिस्ट आए वो उससे काफ़ी प्रभावित थे। तो ये बुक्स एक फाउंडर की तरह काम कर रही थी। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक हैं फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने एक बुक लिखी, हेरिडिटी जेनियस एंड इंक्वायरी इनटू इट्स लॉ एंड कंसिक्वेंसेस, और ये ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंटल ट्रेड्स। और ये बुक का जो ये नाम है हेरिडिटी जेनियस एंड इंक्वायरी इनटू इट्स लॉ एंड कंसिक्वेंसेस, ये बुक थी इन्होंने इस आधार पर लिखी कि किस प्रकार से मानसिक जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से किस प्रकार से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार को उन्होंने इस बुक्स में प्रदर्शित किया। इसके बाद में फुलर एंड थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1960 में आल्सो रोट ए बुक दैट इज़ द बिहेवियर जेनेटिक्स। उन्होंने बिहेवियर जेनेटिक्स के नाम से 1960 में एक किताब लिखी जो भी बिहेवियर के रूप में ये जानी जाती है, एक अच्छी बुक जानी जाती है। रोथेन भूलर द्वारा 1964 स्टडी ऑन द कॉम्ब क्लीनिंग बिहेवियर ऑफ हनी बीज। रोथेन भूलर द्वारा 1964 में एक अध्ययन किया कि जो हनी बी का जो छत्ता होता है, कॉम्ब जो होता है, उसका क्लीनिंग करने का काम कई प्रकार के जो वहाँ पर सोल्जर्स होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उनमें भी कई प्रकार के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होता है। उनमें कुछ ऐसे भी बीज होती है जो कि क्लीनिंग करने का काम करती है। क्लीनिंग का आशय क्या हुआ, जैसे आपने हनी बी का आपका कॉम्ब देखा होगा, इन कॉम्ब में क्या होता है, इन कॉम्ब में उनके लार्वा जनरेट होते हैं, लार्वा से बाद में उनसे मक्खियाँ बनती है। तो इनके ऊपर जैसे ही इसमें अंडे दिए जाते हैं उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। अब कैप सब में लगा दिया जाता है जिनमें लार्वा विकसित होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई लार्वा उसमें ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो कुछ बीज ऐसी होती है वो इस कैप को हटाने का काम करती है, और कुछ की बीज ऐसी होती है जो अंदर जो लार्वा पड़े हुए रहते हैं उनको बाहर करने का काम करती है। यानी एक मक्खी पूरा संपूर्ण कार्य नहीं कर रही है। कुछ मक्खी ऐसी होती हैं जो सिर्फ ऊपर वाला जो ढक्कन है उसको हटाने का काम करती है, और कुछ बीज ऐसी होती है जो अंदर की तरफ जो लार्वा है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो इस प्रकार की जो स्टडी का ये जो जेनेटिकली किस प्रकार से ये कैरेक्टर ट्रेड हो रहा है उसकी स्टडी भी जो रोथेन बुलर द्वारा स्टडी की गई थी। ये महत्वपूर्ण स्टडी है, इसलिए आप इसका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है स्मिथीज़। स्मिथीज़ ने 1976 इंट्रोड्यूस द ब्रांच ऑफ साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। जो साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी 3 ब्रांच आपस में जुड़कर इन्होंने एक नई ब्रांच का विकास किया या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले। इसके बाद में एडर ने 1981 इंट्रोड्यूस द ब्रांच ऑफ साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसमें साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी ब्रांच जुड़ी हुई है। उन्होंने एक नई ब्रांच को विकसित किया। अब हम समझते हैं जो इथोलॉजी में सबसे महान वैज्ञानिक के नाम जाने जाते हैं। ये 3 वैज्ञानिक हैं, वो है कार्ल वॉन फ्रिस, कॉनरेड लोरेंज एंड निकोलास टिनबर्जन। इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम इथोलॉजी में हमेशा याद किया जाता रहेगा। क्यों? कॉनरेड लोरेंज, निको टिनबर्जन,
एंड कोल वॉन फ्रिस जॉइंटली गॉट द नोबेल प्राइज़। इनको संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ मिला 1973 में, और ये नोबेल प्राइज़ उनको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के ब्रांच के रूप में दिया गया। इसमें नोबेल प्राइज़ मिलता है इस ब्रांच में, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। क्यों? फॉर देयर डिस्कवरीज concerning organization and eliciations of individual and social behavior patterns। यानी जो इंडिविजुअल है और सोशल हैं उनका किस प्रकार से बिहेवियर का पैटर्न होता है और वो आपस में किस प्रकार से संगठन बनाते हैं, इसके आधार पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि इथोलॉजिस्ट में एक महान काम था। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि इनके क्या क्या काम रहे हैं, एक एक के बारे में हम जानेंगे। दे आर कॉल्ड फाउंडर्स ऑफ इथोलॉजी। इनको इथोलॉजी का फाउंडर्स माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनरेड जैकरियस लोरेंज के बारे में। लोरेंज वाज एन ऑस्ट्रियन जूलॉजिस्ट। लोरेंज ऑस्ट्रियन जूलॉजिस्ट थे, इथोलॉजिस्ट थे एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि बर्ड्स पर जो अध्ययन करते हैं। ही डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। उन्होंने एक जीवन के जो अर्ली फेज, जो चाइल्डहुड स्टेज होती है, उसमें एक बिहेवियर प्रदर्शित किया जाता है जिसको हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग जो फिनोमिना है इन्होंने डिस्कवर किया था, हम यूँ कहेंगे, जिसको हम हिंदी में अध्यांकन कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण खोज थी उनकी। ही गिवन द कंसेप्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। इन्होंने एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था, ASE शॉर्ट में इसको कहते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने साइको हाइड्रोलिटिक मॉडल, ये मॉडल जिसको हम फ्लश टॉयलेट मॉडल भी कहते हैं, कि जो कि बिहेवियर से संबंधित है, यानी बिहेवियर किस प्रकार से उसका पैटर्न होगा, इसके लिए उन्होंने साइको हाइड्रोलिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम फ्लश टॉयलेट मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। कॉनरेड जैकरियस लोरेंज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी। इन्हें आधुनिक जो इथोलॉजी है, व्यवहारिकी है, उसका जनक माना जाता है। अकेले इन्हीं को हम जनक मानते हैं, कॉनरेड जैकरियस लोरेंज। लोरेंज ऑब्जर्व इन यंग गेज दैट इफ द हैचलिंग्स फर्स्ट एनकाउंटर ए ह्यूमन दे विल इम्प्रिंट ऑन हिम एंड फॉलो हिम इफ मदर इज़ देयर। इन्होंने एक यंग गीज जो कि एक बर्ड है, इन्होंने एक अध्ययन किया और उन्होंने अध्ययन में पाया कि अगर जैसे ही अंडों से नए बच्चे जब इस बर्ड के जन्म लेते हैं, तो अगर वो सबसे पहले अगर मनुष्य को देखते हैं तो वो मनुष्य को ही फॉलो करते हैं। मनुष्य यानी ह्यूमन जहाँ जाता है उसके साथ साथ वो पीछे पीछे उसको ही फॉलो करते हैं। अगर वहाँ पर उसकी मदर भी हो तो भी वो उसको ध्यान नहीं देते हैं, वो ह्यूमन्स को यानी मनुष्य को ही फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी वो अंडे से बाहर निकलते हैं तो उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में एक पिक्चर बन जाती है, एक इम्प्रिंट हो जाता है कि इसी चीज़ को हमें फॉलो करना होता है। तो ये एक उनकी महत्वपूर्ण खोज रही है। इम्प्रिंटिंग इज इरिवर्सिबल लर्निंग लिमिटेड टू सेंसिटिव पीरियड इन एन एनिमल लाइफ। एक जो जीव होता है उसके जीवन काल में एक सेंसिटिव टाइम होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है, और जनरली वो चाइल्डहुड स्टेज में होता है, छोटी अवस्था में होता है, जिसमें वो उसके दिमाग में कुछ इम्प्रिंटिंग्स हो जाती है, यानी उसमें अध्ययन हो जाता है और उसके द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है वो इरिवर्सिबल होता है। अगर उसको व्यवहार में वो कौन सी स्टेज में हो, वो अर्ली अगर चाइल्डहुड स्टेज में हो, जिसको हम एक सेंसिटिव पीरियड कहते हैं, जो कि हर एनिमल्स में अलग अलग प्रकार का होगा। जैसे कि बर्ड्स में ये जब बच्चे जैसे ही अगर अंडे से बाहर निकलते हैं उस समय ये प्रदर्शित किया जाता है, यानी उस व्यवहार को हम बदल नहीं सकते। लोरेंज वाल डिस्कवर द इम्प्रिंटिंग फिनोमिना ऑन द ग्रे लेग गूज। इन्होंने ये जो फिनोमिना प्रदर्शित किया वो ग्रे लेग गूज, जिसको एंसर इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसके अलावा डक्स पर, यानी डकलिंग्स उनको कह रहे हैं, जो डक्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम डकलिंग्स कह रहे हैं। तो जो बतख जो होती है तो उनके द्वारा भी, उन पर भी उन्होंने ये इम्प्रिंटिंग के व्यवहार का अध्ययन किया। ये कॉनरेड जैकरियस लोरेंज वैज्ञानिक है, और ये जो बर्ड है वो है ग्रे लेग गूज। नेक्स्ट इन्हीं के बारे में हम समझते हैं। इनके द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई है जो कि काफ़ी फेमस रही है। आप इस पिक्चर को देख के ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि देखो ये बर्ड है, ये लोरेंज जी को फॉलो कर रहे हैं, इन वैज्ञानिक को
फॉलो कर रहे हैं। ये इन्होंने इम्प्रिंटिंग इसको कहा था। तो इनकी बुक्स देखते हैं। सबसे पहले इनका नाम है किंग सोलोमन रिंग्स, जो कि काफ़ी फेमस रही है। ऑन अग्रेशन, ये भी इनकी फेमस बुक है। ऑन मैन मीट्स डॉग, ये इनकी 3 फेमस बुक है जो इनको आप ध्यान रखेंगे। टू ऑनर हिम एस्टेब्लिश डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके सम्मान के लिए इनकी अलग अलग संस्थाएं खोली गई है जो कि काफ़ी फेमस है। कॉनरेड लॉरेंज इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशन एंड कॉग्निशन रिसर्च इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में ये इंस्टीट्यूट खोली गई। कॉनरेड लॉरेंज इंस्टीट्यूट ऑफ इथोलॉजी इन वियना, वियना में ये इंस्टीट्यूट खोली गई है। लॉरेंज इंस्टीट्यूट फॉर बिहेवियरल फिजियोलॉजी, ये जर्मनी में खोली गई है। ही ऑब्जर्व द एनिमल बिहेवियर विथ हिज टीचर्स ऑस्कार होनरेथ, ऑस्कार हेनरोथ जो वैज्ञानिक है, जो कॉनरेड जैकरियस लॉरेंज के टीचर थे, यानी उसके गुरुजी थे, जिनके साथ में उन्होंने ये बिहेवियर प्रस्तुत किया। अब जो ऑस्कार होनरेथ थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उन्होंने एक लिमिटेड वर्क किया है। लेकिन उन काम को आगे जो बढ़ाने का जो श्रेय है, या इथोलॉजी का प्रॉपर काम करने का श्रेय उनके शिष्य को, जिनका नाम है कॉनरेड जैकरियस लॉरेंज, उनको दिया जाता है। इसलिए उनके गुरु पॉपुलर नहीं रह पाए। नेक्स्ट हम समझते हैं निकोलास टिनबर्जन के बारे में। टिनबर्जन एक डच इथोलॉजिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये भी बर्ड विज्ञानी और बिहेवियर विज्ञानी रहे हैं। टिनबर्जन शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन विद द कार्ल वन फ्रिस एंड कॉनरेड लॉरेंज इन 1973। इन्हें भी उनके साथ नोबेल प्राइज़ मिला है। यानी ये 3 वैज्ञानिक थे, इनको साथ साथ नोबेल पुरस्कार मिला है। ही प्रपोज द फिनोमिना ऑफ IRM, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का फिनोमिना उन्होंने प्रस्तुत किया 1951 में, जो कि इनका महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। IRM को हिंदी में सहज मोचक प्रणाली कहते हैं। ही एक्सपेरिमेंट ऑन 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैग्स, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किया था वो स्टिकल बैग्स जो मछली थी 3 स्पाइन, जिसमें 3 स्पाइन पाए जाते हैं, जो कि एक फ्रेश वाटर मछली थी, उन पर अध्ययन किया है। टिनबर्जन रोट अबाउट द बिहेवियर, उन्होंने बिहेवियर बहुत सारी चीज़ें लिखी। ऑफ हेरिंगल्स, उन्होंने हेरिंगल्स पे, टर्न भी बर्ड हैं। सेवरल रेप्टर्स, रेप्टर्स उन बर्ड्स को कहते हैं जो शिकारी पक्षी होते हैं, और ओवल्स, तो इन सब एनिमल्स पे उन्होंने बिहेवियर पर काम किया। और इनमें बिहेवियर में उन्होंने माइग्रेशन और बर्ड की टेरिटरी कैसे डिसाइड की जाती है, बर्ड की टेरिटरी अपने जो क्षेत्र होता है उसका बाउंड्री कैसे डिसाइड की जाती है, उन पे अध्ययन किया था। ही इज़ द वन वो प्रपोज द कंसेप्ट दैट टू रिलीज ए फिक्स एक्शन पैटर्न, जिसको हम FAP के नाम से जानते हैं। ए साइन स्टिमुलस इज नीडेड टू मेंशन अर्लियर, यानी उन्होंने FAP का कंसेप्ट दिया था, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, स्थायी क्रियाक्रम का अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी। यानी एक जीव जब उसको किसी प्रकार का स्टिमुलस दिया जाता है तो उसके द्वारा एक फिक्स पैटर्न का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, जिसको उन्होंने FAP नाम दिया। ही आल्सो कंक्लूडेड ए क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन डिगर वास्प, उन्होंने एक डिगर वास्प एक इंसेक्ट होता है जो कि क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में उसको इंक्लूड किया जाता है, जिसको हम सामान्य रूप से ततैया कहते हैं। उन्होंने उन पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें उन्होंने 2 सिचुएशन क्रिएट की। सिचुएशन ए में द टिनबर्जन केप्ट पाइन कोन्स अराउंड द नेस्ट होल। डिगर वास्प यानी डिगर यानी वो खोदने वाला होता है, यानी उसको वो अपना जो नेस्ट होता है वो एक मिट्टी में होल बनाकर उसमें रहता है। तो उसने जहाँ पर होल बनाया है उसके चारों तरफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, चारों तरफ से उन्होंने कोन जो कुछ ट्री हैं, एक स्पेशल टाइप के पाइन्स जो ट्री होते हैं, उनको लगा दिया। ही नोटिस दैट वास्प टुक सर्कल अराउंड द नेस्ट एंड फ्ल्यू अवे। क्या होता है, वास्प जब इस नेस्ट से बाहर निकलता है तो वो चारों तरफ से इसको मेज़र करके, वास्प इसको नोट करके कि हाँ चारों तरफ इस प्रकार से हमारा नेस्ट यहाँ पर है, उसने ये लगा और फिर उसके बाद में वो वहाँ से उड़ के चला गया। अब उसने वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सिचुएशन दूसरी क्रिएट की। ही शिफ्टेड द पाइन्स कॉन ए लिटिल अवे फ्रॉम द नेस्ट। उन्होंने जो पाइन का जो ये पाइन है, इनका जो अरेंजमेंट था उसको, ये तो नेस्ट है उससे कुछ दूर उनको इस प्रकार से राउंड उन्होंने अरेंज किया। तो क्या हुआ, व्हेन द वास्प केम ही होवर्ड ओवर द पाइन कॉन टू सर्च इट्स नेट्स।
उन्होंने जो पाइन के जो ट्री थे उनके ऊपर चारों तरफ घूमकर अपना नेस्ट ढूंढ रहा था। यानी उसके दिमाग में उसने ये चीज़ बना ली कि इस वाली लोकेशन पे उसको अपना घर होगा, लेकिन ये नहीं मिला उसको। यानी दैट मीन्स इन सिचुएशन ए वास्प हैव लर्न दैट माई नेस्ट इज लोकेटेड बिटवीन पाइन कोन्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो वास्प है उसने लर्न किया कि उसका जो नेस्ट है वो कोन्स के जो ट्री हैं उनका जो सर्कल है उनके बीच में कहीं स्थित है। ये अर्ली लर्निंग का बिहेवियर उन्होंने वास्प पर प्रदर्शित किया। अब वैज्ञानिक हैं कार्ल रिटर वॉन फ्रिस, ये उनका पूरा नाम है। उनका नाम आपने भी सुना होगा, जिन्होंने बीज पर काम किया था, हनी बीज पर काम किया था। फ्रिस वाज एन ऑस्ट्रियन इथोलॉजिस्ट, ये ऑस्ट्रियन इथोलॉजिस्ट थे। ही फोकस ऑन इंसेक्ट बिहेवियर, उन्होंने इंसेक्ट के बिहेवियर पर काम किया। एंड सेंसरी फिजियोलॉजी, और उनकी संवेदनी जो कार्य की होती है उस पर भी काम किया। ही स्टडी ऑन द हनी बी कम्युनिकेशन, उन्होंने हनी बी में किस प्रकार से आपस में सूचनाएं आदान प्रदान की जाती है, बी कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, उस पर काम किया। एंड फॉरेजिंग बिहेवियर, और उनके फॉरेजिंग यानी उनके द्वारा किस प्रकार से अपने फूड का सर्चिंग किया जाता है, किस प्रकार से वो फूड के लिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए उन्होंने अध्ययन किया। ही फाइंड आउट दैट, उन्होंने पता किया कि क्या क्या हनी बीज कैन सी कलर्स लाइक वाइट, येलो, ब्लू एंड वायलेट। उन्होंने बताया कि हनी बी कुछ कलर को देख सकती है। दे कैन सी अल्ट्रा वायलेट रेज, कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज भी देख सकती हैं। हनी बी आर यूज वेगल एंड सर्कल डांस, उन्होंने वेगल डांस और सर्कल डांस के बारे में बताया कि ये दोनों डांस हनी बी के द्वारा किए जाते हैं। किस लिए, लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स, जो कि ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है कार्ल रिटर वॉन फ्रिस मेडल, ये एक मेडल दिया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है। अवार्डेड इज़ गिवन बाय जर्मन जूलॉजिकल सोसाइटी टू साइंटिस्ट whose वर्क इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन जूलॉजिकल अचीवमेंट्स, जो इन बिहेवियर से संबंधित जो अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं उनको ZS यानी जर्मन जूलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा ये जो एक मेडल उनके नाम से ही चालू किया गया है, ये दिया जाता है। अब हम समझते हैं ये तीन वैज्ञानिकों के बाद में नेक्स्ट बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, इनका नाम फेमस है। ही वॉज एन अमेरिकन बिहेवियरलिस्ट, ऑथर्स एंड इन्वेंटर्स। स्किनर एक्सप्लेन दैट द बिहेवियर कुड बी शेप, यानी उन्होंने बताया कि बिहेवियर की कुछ आकृति भी हो सकती है या उसको एक प्रॉपर ढंग से हम रख सकते हैं। कंट्रोल, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड बाय कंट्रोलिंग द रिवार्ड्स, किस प्रकार से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिवार्ड्स के द्वारा कर सकते हैं और पनिशमेंट के रूप में कर सकते हैं। यानी उसको कुछ, हम कोई भी चीज़ को बिहेवियर के माध्यम से किसी चीज़ को कुछ सिखाना है तो हम उसको कुछ गिफ्ट देकर भी सिखा सकते हैं या उसको दंड देकर पनिशमेंट करके भी हम उसको सिखा सकते हैं, जिसको हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। एज इज़ अनकरेज, उसको उसका साहस बढ़ाकर भी कर सकते हैं। एंड डिस्करेज द बिहेवियर रेस्पॉन्स, और उसको डिस्करेज करके भी हम उसके बिहेवियर का रेस्पॉन्स देख सकते हैं, यानी उसके बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। ही कॉल्ड इट्स बिहेवियरलिज्म, और उन्होंने इसको बिहेवियरलिज्म कहा, और इसको हम लॉ ऑफ इफ़ेक्ट भी कहते हैं, यानी किस प्रकार से इफ़ेक्ट होता है, इस पर लॉ ऑफ इफ़ेक्ट नाम दिया कि अलग अलग कंडीशन में उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब हम कुछ नियम लगाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ही इज़ ए प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर थे। सो प्रोफेसर डिवाइस ए बॉक्स टू परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट दैट इज़ कॉल्ड स्किनर बॉक्स। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि किस प्रकार से एनिमल बिहेव करता है, उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया। ये है वैज्ञानिक स्किनर, और उन्होंने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था और पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया था। दोनों एनिमल्स आप ध्यान रखेंगे कि जो स्किनर है उन्होंने चूहे पर और जो पिजन है उन पे काम किया। उन्होंने अलग अलग कंडीशन रखी कि कौन सी कंडीशन पे चूहे को खाना मिलेगा, फूड मिलेगा या उसको करंट मिलेगा। जो भी कंडीशन है आप अलग अलग कंडीशन लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक है हैरी फ्रेडरिक हॉर्लो। हैरी फ्रेडरिक हॉर्लो जो हैं उन्होंने भी जो मेनली जो अध्ययन किया था वो जो छोटे बच्चे हैं उन पे, बंदर के जो छोटे बच्चे थे उन पे एक्सपेरिमेंट किया।
स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, इसके अलावा उन्होंने मनुष्य के बिहेवियर पर, एंड सोशल बिहेवियर ऑफ मंकीज, और जो बंदर हैं उनके सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन किया। बेस्ट नॉन स्टडी, उनकी जो अच्छी स्टडी, सबसे अच्छी स्टडी मानी जाती है वो पैटर्नल सेपरेशन एंड सोशल आइसोलेशन ऑफ रीसस मंकी। रीसस मंकी जिसको मक्का का मुलाटा कहते हैं, उसमें मैटरनल से सेपरेशन का अध्ययन कैसे प्रकार से किया जा सकता है या उनको सेपरेट करने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, और सोशल आइसोलेशन, और किस प्रकार से एक समाज से किस प्रकार से किसी अपने ही जाति, अपने ही जो मेंबर्स हैं उसको किस प्रकार से अलग किया जा रहा है, उसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट है रिचर्ड डाउकिंस। रिचर्ड डाउकिंस अभी भी जिंदा हैं, सो उनका ये वो ब्रिटिश इथोलॉजिस्ट हैं एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उनकी ये बुक्स थी 3, ये काफ़ी फेमस रही है, और इसमें जो बुक्स हैं लास्ट द गॉड डेल्यूशन, ये काफ़ी विवादास्पद बुक भी रही है। द सेल्फिश जीन, इनके द्वारा सेल्फिश जीन, ब्लाइंड वॉच मेकर्स एंड गॉड डेल्यूशन, ये 3 बुक फेमस रही है। नेक्स्ट हम समझते हैं एडवर्ड ऑसबॉर्ने विल्सन। ही इज़ सोशियोबायोलॉजिस्ट, वो एक सोशियोबायोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड कंजर्वेनिस्ट हैं। विलियम गिवन टर्मिनोलॉजी ऑफ सोशियोबायोलॉजी, इन्होंने सोशियोबायोलॉजी टर्म का यूज़ किया है, जो आप ध्यान रखेंगे इनको फादर ऑफ सोशियोबायोलॉजी माना जाता है, इस ब्रांच का फादर माना जाता है, जनक माना जाता है, विल्सन जी हैं ये। अदर्स में पीटर वर्बिक, इन्होंने इंट्रोड्यूस द टर्म पीस इथोलॉजी, इन्होंने पीस इथोलॉजी टर्म का यूज़ किया एज ए सब डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन इथोलॉजी। ह्यूमन इथोलॉजी में एक सब डिसिप्लिन, एक दूसरे ब्रांच के रूप में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस वर्ड को। जॉर्ज रोमांस रोट बुक ऑन एनिमल इंटेलिजेंस, उन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पर एक किताब लिखी। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन इथोलॉजी एस्टैब्लिश इन 1972, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन इथोलॉजी, जिसको हम ISHE के नाम से समझते हैं, इसकी स्थापना 1972 में स्थापित की गई थी। ये ह्यूमन की बिहेवियर से संबंधित काम करती है। इसके अलावा डेसमोंड मॉरिस, विलियम जेम्स, इवोन पॉलवॉव, सिगमंड फ्रॉइड, ऑस्कर हॉनरथ एंड एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन वैज्ञानिकों का नाम भी इथोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर एक लेडी है जो हैं जेने गुडाल। जेने गुडाल है, इन्होंने अपने जीवन का लगभग 60 साल चिंपांजी जो बंदर हैं उन पर काम किया। इनका नाम जो लिया जाता है फॉर स्टडी ऑफ सोशल एंड फैमिली इंटरेक्शन ऑफ वाइल्ड चिंपांजी। उन्होंने वाइल्ड चिंपांजी पर अपने अध्ययन किया और उन्होंने जो काम किया था वो तंजानिया में किया था, यानी साउथ अफ्रीका में उन्होंने जाकर काम किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी जंतुओं के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसकी स्टडी का क्या महत्व होता है। सबसे पहले हम समझते हैं टू सेटिस्फाई ह्यूमन क्यूरियोसिटी अबाउट एनिमल्स ऑल अराउंड वर्ल्ड। सबसे पहली जिज्ञासा तो ये ह्यूमंस की होती है कि अपने आसपास जितने भी जानवर हैं वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये हमारे को सेटिस्फाई प्रोवाइड कराता है कि ऐसा क्यों होता है, कुछ एनिमल्स इस प्रकार का बिहेवियर कैसे शो करते हैं। तो हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इनका एनिमल का बिहेवियर करना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन देयर नेचर्स। अलग अलग स्पीसीज़ का उसके प्राकृतिक आवास में किस प्रकार से मैनेजमेंट करना होगा, उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, उसका व्यवहार से ही, उसका व्यवहार का हमें पता हो तभी हम उस स्पीसीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, उस स्पीसीज़ के सर्वाइव के चांस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड ऑफ नॉलेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक एनिमल्स किस प्रकार से अपने नेचर में सर्वाइव करता है तो उसके व्यवहार को समझना। इसके अलावा वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किस प्रकार से उनके साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, इस व्यवहार का अगर अध्ययन करना हो तो हम उस एनिमल्स को व्यवहार का हमें पता हो तो उस एनिमल्स के सर्वाइव के चांस हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एनिमल बिहेवियर की स्टडी का महत्व समझें, टू मेंटेन ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिक्रिएशन ऑफ गेम स्पीसीज। फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि जंगल में अगर कोई एनिमल्स हैं
वो जो हमारा जो फूड चेन है उसमें कहीं ना कहीं उसका योगदान होता है। और अगर फूड चेन में उसका योगदान है तो फॉरेस्ट कहीं ना कहीं उसकी वजह से बना रहता है, बचा रहता है, और जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे मेडिसिन्स वैल्यू होती है उसकी, हमारे फूड से संबंधित वैल्यू होती है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनको हम अपने ही फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, जैसे डॉग है, बहुत सारे केटल्स हैं जिनको हमने पालतू बनाया है, तो उन जैसे मुर्गे की उनके आपस में जो लड़ाई होती है उसका भी लोग आनंद लेते हैं। नेक्स्ट जो है, बेसिक बिहेवियर स्टडीज़ ऑन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हैव लेड टू इम्प्रूव कैप्टिव ब्रीडिंग मेथड्स फॉर नियर एक्सटिंक्शन स्पीशीज लाइक वूपिंग cranes, golden loin tamarins, cotton top tamarins and many domesticated animals। एनिमल्स का स्टडी कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन उसके अगर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को हम नोटिस करें तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि कैप्टिव ब्रीडिंग, एक हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी स्पीसीज़ की संख्या कम हो रही है या जो कोई जाति विलुप्त होने वाली है, तो उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराकर, यानी उसको एक पर्टिकुलर सही मैनेजमेंट करके हम एक सेंटर इस्टेब्लिश करके, ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करके वहाँ पर उसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जैसे हमारे सामने कुछ ये जो है ना वूपिंग क्रेन्स, गोल्डन लॉइन टेमरिन्स जो हैं, इनके एक्चुअली ये एंडेंजर्ड यानी नियर ये एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो इनको बचाने के लिए इस प्रकार से हम उसके बिहेवियर का स्टडी करके भी इनको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक एनिमल हैं उनके भी हम प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। टू अचीव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीसीज़, एक स्पीसीज़ के बारे में अच्छे से समझना, कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, और उसकी पृथ्वी पर किस प्रकार से डाइवर्सिटी हो सकती है, ये इसके बिहेवियर के आधार पर हमें समझना आसान होता है। टू मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट टू मेंटेन इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी जाति किस प्रकार की फीडिंग हैबिटाट रखती है, किस प्रकार का फूड वो ले रही है, इसके आधार पर भी हम इसका महत्व समझ सकते हैं। इट हैज़ फोर्स्ड एन मेन ब्रिज बिटवीन द मोलिकुलर बायोलॉजी, ये कई प्रकार की ब्रांच में काम कर रहे हैं, जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोल्यूशन, सोशियो बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, यानी कहीं ना कहीं ब्रांच में, कई प्रकार की ब्रांच में इसका एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट है टू गेन नॉलेज ऑफ टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज सो ओवर फ्यूचर जनरेशन विल बी सीन, कई प्रकार की जो जातियां हैं अगर उनको बचा लें तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन एनिमल्स को देख पाएंगे। बिहेवियर प्ले ए क्रिटिकल रोल इन एनिमल अडप्टेशन, बिहेवियर जो होता है किसी भी एनिमल्स के उस वातावरण में अडप्टेशन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। एंड इवोल्यूशन, और उसके इवोल्यूशन में भी, यानी अगर एनिमल का अडप्टेशन पर्टिकुलर हैबिटेट में होगा, उसका अच्छे से विकास होगा, सो क्या होगा, बिकॉज थ्रू द एनिमल बिहेवियर कैन सर्वाइव, तो हमें ये पता रहेगा कि उस हैबिटेट में वो पर्टिकुलर एनिमल्स जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे कि हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमारे भारत से चीता विलुप्त हो चुका है, लेकिन अगर हमें चीता अफ्रीका से लाना है तो हमें ये समझना होगा कि चीता का वहाँ पर किस प्रकार का बिहेवियर है, वो किस प्रकार के हैबिटेट को प्रीफर करता है, मैटिंग करने के लिए उसको किस प्रकार की कंडीशन चाहिए, बच्चों को किस प्रकार से खतरा हो सकता है दूसरे प्रकार के जीवों से। तो कई सारी बातें जानकर हम किसी एनिमल्स को बचा सकते हैं, उसको रिक्रिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसके अलावा ह्यूमन का बिहेवियर जिसको न्यूरो साइंसेज में काम में, कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में भी काम में लिया जाता है। इज हेल्प टू वेलफेयर ऑफ जनरेशन टू जनरेशन, जिसको हम अपनी सोसाइटी के वेलफेयर में हम यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ओवर ओवन बिहेवियर, स्टडीज़ ऑफ हाउ एनिमल मेक सोशल ग्रुप लर्न एंड डेवलप वोकलाइजेशन, कई प्रकार के हम यूँ कह सकते हैं कि एनिमल्स किस प्रकार से ग्रुपिंग करता है, किस प्रकार से वो सीखता है, किस प्रकार से वो बोलना सीखता है, तो इस प्रकार की सभी स्टडी करना अपने लिए भी महत्वपूर्ण होता है। एनिमल्स के इंटरेक्शन यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार के बिहेवियर हमें नोटिस करना होता है। अब हम इसका लास्ट पॉइंट समझते हैं जो हमारी इथोलॉजी में जो हम समझने वाले थे, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड इथोलॉजी। साइकोलॉजी और इथोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, साइकोलॉजी को देखते हैं। साइकोलॉजी स्टडी इन कैप्टिविटी एंड लेबोरेटरी, ये स्टडी जो मेनली की जाती है वो एक लेबोरेटरी में की जाती है, जिसको हम कई प्रकार की आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करके फिर तैयार करते हैं। जबकि इथोलॉजी जो स्टडी, यानी इथोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं वो उसके नेचुरल हैबिटेट में करते हैं, वो नेशनल पार्क हो सकते हैं और सेंचुरी भी हो सकती है और प्रोटेक्टेड एरिया भी हो सकते हैं।
इंस्ट्रूमेंटर में इनमें स्पेशल रिक्रूटमेंट जो डिज़ाइन बॉक्सेस हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे मेज हो सकती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जबकि इथोलॉजी में सामान्य जैसे स्टॉप वॉच है, बाइनोकुलर है, हम डायरेक्ट आंखों से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैमरे से या जीपीएस से, इनकी आवश्यकता पड़ती है। कोई खास इंस्ट्रूमेंट की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। लिमिटेड ऑफ स्टडी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स, इसमें हमारे पास स्टडी के लिए लिमिटेशंस होती हैं। जैसे रेट्स को हम स्टडी कर सकते हैं, केट को हम, पीजन को हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सभी तरह के एनिमल्स को हम स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ मोर कंसर्न अबाउट न्यूरोफिजियोलॉजी, ये मोस्टली न्यूरोफिजियोलॉजी से संबंधित है और ये मोर इसके बिहेवियर से मेनली फोकस होता है। डील्स विथ फीलिंग्स, ये फीलिंग्स के साथ में डील्स करते हैं, एंड इमोशंस के साथ में, यानी आंतरिक जो भी होते हैं उनसे संबंधित काम करते हैं। जबकि इथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बाहरी रूप से किस प्रकार से एनिमल व्यवहार कर रहा है उस पर फोकस रखते हैं। ये बात हुई इनके डिफरेंस की। तो हमने इस पूरे वीडियो में हमने समझा कि इथोलॉजी की सामान्य परिभाषाएं क्या होती है या इथोलॉजी का मतलब क्या होता है। उसके बाद में हमने ये समझा कि इथोलॉजी में कई प्रकार के वैज्ञानिक हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और उसके बाद में हम साइकोलॉजी और इथोलॉजी में डिफरेंस समझे। ये जेने गुडाल है, इन्होंने अपने जीवन का 60 साल चिंपांजी के बिहेवियर पर अध्ययन करने में बिताया। ये महान इथोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।